आज की ये कहानी है भारत के पहले हाईजैक विमान की और जिसका पड़ा था 1971 की लड़ाई पर असर। देखिए हमारा प्यारा भारत है और देखिए हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। ये आप देखिए बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, हमारे 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1947 में ये आज़ाद हुआ था और बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का बड़ा योगदान है। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तारीख थी 30 जनवरी साल 1971। श्रीनगर से जम्मू जाने वाली इंडियन एयरलाइंस के फॉकर फ्रेंडशिप विमान गंगा पर घबराए से दिख रहे 2 युवा भी सवार थे। वो इतने जवान थे कि लगता था कि उनकी मूछें कुछ समय पहले ही उगी। और वर्ष 1971 में रईस लोग ही विमान से यात्रा किया करते थे जो पैसे वाले थे और यात्रियों की सुरक्षा जांच सरसरी तौर से ही होती थी। जब ये दोनों लोग विमान में बैठे तो काफ़ी नर्वस थे और उसकी एक वजह थी कि ये दोनों पहली बार विमान पर यात्रा कर रहे थे। दूसरी, वो उस विमान को हाईजैक करने वाले थे। ठीक 11:30 पर विमान ने टेक ऑफ कर जम्मू की तरफ उड़ना शुरू किया और अनुसार नंद कुमार, संदीप साकेत अपनी किताब द वॉर दैट मेड आर एंड डब्ल्यू में लिखते हैं कि खिड़की पर बैठे हुए हासिम कुरैशी ने अशरफ कुरैशी की तरफ देखा और दोनों ने सिर हिलाया और धीरे से कलमा पड़ा। उन्होंने तेजी से अपनी सीट बेल्ट खोली और नीचे झुके और अपने बैग से एक पिस्टल और हैंड ग्रेनेड निकाल लिया। हासिम कॉकपिट की तरफ दौड़ा। उसने अपनी पिस्टल की नाल पायलट के सिर के पीछे लगा दी और कर विमान पर नियंत्रण हासिल कर लिया। अशरफ कॉकपिट की तरफ पीट कर हाथ में हैंड ग्रेनेड लेकर खड़ा हो गया। जैसे ही यात्रियों ने रोना चिल्लाना शुरू किया, अशरफ ने चिल्ला कर कहा, उनसे चुप रहने के लिए कहा और पूरे विमान में सन्नाटा छा गया। उस जमाने में दिल्ली में रॉ के लोधी रोड मुख्यालय में पाकिस्तान में हो रही गतिविधियों पर बारीक नजर रखी जा रही थी। पाकिस्तान में सैनिक विद्रोह, या खा के सत्ता में आने और चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की जीत और सत्ता पाने के लिए जारी बातचीत पर रॉ के प्रमुख रामनाथ काव और उनकी टीम लगातार विश्लेषण कर रही थी। और देखिए हमारे पड़ोसी हैं तो हमारी निगाहें उस पर हमेशा बनी रहती हैं। काव इस बात से चिंतित हो रहे थे कि पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच उड़ानों की संख्या बढ़ती जा रही थी और हासिम कुरैशी की गिरफ्तारी। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर था। पूर्वी पाकिस्तान जाने वाले हर पाकिस्तानी विमान को भारत के वायु क्षेत्र से उड़कर जाना होता था। बांग्लादेश पाकिस्तान की बात हो रही है। रॉ में इस बात पर मंथन चल रहा था कि किसी तरह पाकिस्तानी विमानों का भारतीय वायु क्षेत्र से उड़ना रोका जाए ताकि यहाँ खाकी मुश्किलें और बढ़ जाएं। इसके लिए दुनिया को एक मजबूत कारण बताना जरूरी था और इसी दौरान काओ की डेस्क पर सीमा सुरक्षा बल की एक रिपोर्ट पहुंची। रिपोर्ट में कहा गया था कि उन्होंने भारतीय सीमा पर हासिम कुरैशी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जो देश में हथियार और विस्फोटक लाने की कोशिश कर रहा था। अनुसार नंद कुमार और संदीप साकेत लिखते हैं कि पूछताछ करने पर हासिम ने बताया कि वो 1969 में अपने चाचा के साथ कुछ दिन बिताने पेशावर गया था। वहां उसका परिचय नेशनल लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक मकबूल वट्ट से करवाया था। हासिम को ब्रेन वॉश कर कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करने के लिए मना लिया गया। वहां पर आप देखिए उसे NLF के शिविरों में हथियार इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई और वहीं उसे एक भारतीय विमान को हाईजैक करने के लिए कहा गया ताकि पूरी दुनिया में NLF के एजेंडा का प्रचार हो सके। हासिम ने BSF के अफसरों को बताया कि उसे रावलपिंडी में चकलाता हवाई अड्डे ले जाया गया ताकि उसे अंदाजा हो जाए कि फॉकर फ्रेंडशिप विमान देखने में कैसा लगता है। वहां पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व पायलट जावेद मिंटो ने उसे जहाज के बारे में बारीक जानकारी दी। फिर उसे विमान अपहरण के उद्देश्य से हथियार देकर भारत की सीमा पार करा दी। राजीव गांधी का विमान हाईजैक करने की योजना थी और भारतीय विमान की हाईजैकिंग पर विचार चरमपंथियों के 1969 में कराची हवाई अड्डे पर हुई एक घटना से मिला था जब इरिट्रियन लिबरेशन फोर्स के 3 सशक्त विद्रोहियों ने इथियोपियन एयरलाइंस के विमान पर हमला बोल दिया था। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन इरिट्रियन छापामारों को गिरफ्तार कर उन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई थी। अनुसार नंद कुमार और संदीप साकेत लिखते हैं कि BSF के अफसरों ने हासिम से पूछा कि क्या एक विमान हाईजैक करने भर से जम्मू कश्मीर को एक तरह से कश्मीर को आज़ादी मिल जाएगी। तो आप देखते हैं कि हासिम ने जो जवाब दिया उसे सुन BSF के अधिकारी सख्ते में आ गए। हासिम ने कहा कि उसे वो विमान हाईजैक करने के लिए कहा गया जिसे इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी उड़ा रहे थे। काओ का काउंटर प्लान।
राजीव गांधी उस जमाने में इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे और जम्मू श्रीनगर में सेक्टर में विमान उड़ाया करते थे। काओ ने इस जानकारी का फायदा उठाने के लिए एक काउंटर प्लान बनाया जिसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सहमति दी। रॉ और सीमा सुरक्षा बल ने हासिम को अपने लिए काम करने को राजी कर लिया और हासिम से ये कहा गया कि उन्हें जेल जाने से बचा लिया जाएगा। रॉ के एक पूर्व अधिकारी R.K. यादव अपनी किताब मिशन RNW में लिखते हैं, योजना बनाई गई कि हासिम कुरैशी को इंडियन एयरलाइंस का विमान हाईजैक करने दिया जाए और वहां से उसे लाहौर ले जाया जाए। वहां वो यात्रियों के बदले भारतीय जेलों में रह रहे 36 अल फतह सदस्यों की रिहाई की मांग करेगा। उससे यह भी कहा गया कि वो तब तक विमान का नियंत्रण पाकिस्तानी प्रशासन को ना दे जबकि उसकी मुलाकात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो से ना करवा दी जाए। यानी कि भारत की तरफ से ये चाल चली जा रही थी कि पाकिस्तान इसमें फंस जाए और हम लोग उनकी जो हवाई यात्रा है वो रोक दें। R.K. यादव की किताब के मुताबिक काओ ने की ही योजना बनाई कि भुट्टो से मुलाकात के बाद वो भारतीय विमान में विस्फोट कर उसे नष्ट कर दें ताकि पूरी दुनिया को संदेश जाए कि एक कदम भारतीय जेलों में रह रहे कश्मीर चरमपंथियों को छुड़ाने के लिए उठाया गया था। इस मिशन को पूरी तरह से गुप्त रखने के लिए कुरैशी को बंगलौर में रॉ के एक सेफ हाउस भेजा गया। इस पूरे मामले की जानकारी ना तो जम्मू कश्मीर सरकार को दी गई और ना ही दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को। विमान को लाहौर में उतरने की अनुमति। योजना के तहत हासिम को सीमा सुरक्षा बल में नौकरी दी गई। उसको एक नियुक्ति पत्र दिया गया जिसमें कहा गया कि वो अब बंगलौर बटालियन 102 का सदस्य है। अपने दूसरे साथी के तौर पर उसने अपने एक रिश्तेदार अशरफ कुरैशी को चुना। उन्हीं दिनों अखबार में एक असली दिखने वाली पिस्टल का इस्तेमाल निकला था इश्तिहार और जिससे चोरों को डराया जा सकता था। हासिम ने डाक से वो पिस्टल मंगवाई। अशरफ ने लकड़ी का हैंड ग्रेनेड बनाया जिसे उसने मेटेलिक रंग से पेंट कर दिया। 30 जनवरी 1971 को ये पूरी योजना अमल में लाई गई और जिस विमान को हाईजैक किया जाना था वो एक पुराना विमान था जिसे वायुसेना की डिक मिशन किए जाने के बाद इंडियन एयरलाइंस ने ले लिया था। जैसे ही विमान हाईजैक की खबर आई ऑल इंडिया रेडियो पर तो पूरे भारत में तहलका मच गया। विमान में जब हासिम के आदेशानुसार रावलपिंडी का रुख किया तो विमान के कैप्टन M.K. कचरू ने हाईजैकर्स को बताया कि विमान में इतना ईंधन नहीं है कि उसे रावलपिंडी तक ले जाया जा सके। उसको हर हालत में लाहौर में ही उतरना होगा। तभी लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर कैप्टन कचरू की आवाज गूंजी। उन्होंने तुरंत लैंड करने की अनुमति मांगी। उच्चतम स्तर पर लिए गए फैसले के बाद विमान को लाहौर में उतरने की अनुमति दी गई और यहाँ सरकार को इस बात का डर सता रहा था कि अगर पाकिस्तान की वायुसेना में ईंधन समाप्त होने के कारण भारतीय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसकी बहुत बदनामी होगी। भुट्टो की हाईजैकर्स से मुलाकात। करीब 1:30 बजे विमान ने लाहौर में लैंड किया और विमान को हवाई अड्डे के एक कोने में पार्क कराया गया। विमान के रुकते ही उसे सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया। तब तक कुछ मीडिया कर्मी हवाई अड्डे पर पहुंच चुके थे। रक्षा विशेषज्ञ प्रवीण स्वामी अपनी किताब इंडिया पाकिस्तान एंड द सीक्रेट जिहाद कोवर्ट वॉर इन कश्मीर में लिखते हैं, जैसे ही विमान रुका उसके चारों तरफ मीडिया कर्मी इकट्ठा हो गए। विमान का दरवाजा खुलते ही हासिम कुरैशी सीढ़ियों पर आया और उसने वहीं ऐलान किया, हम LNF के अपने 36 भाइयों की तुरंत रिहाई की मांग करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम सभी यात्रियों को मार देंगे और अब जो कुछ भी आगे होना है भारत सरकार के हाथ में है। ये कहकर हासिम विमान के अंदर चला गया। जब हाईजैकिंग की खबर आई तो जुल्फिकार अली भुट्टो ढाका में शेख मुशीर रहमान से दोपहर के खाने मिल रहे थे। वे तुरंत लाहौर के लिए रवाना हो गए। लाहौर हवाई अड्डे पर उतरते ही भुट्टो हाईजैकर्स से मिलने गए। उन्होंने उनकी मांगों को सुना। वहां से जाने से पहले उन्हें गले लगाया। उन्होंने उन्हें इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो विमान की यात्रियों को छोड़ दें। यात्रियों की रिहाई। जैसी उम्मीद थी भारत ने NLF के चरमपंथियों को छोड़ने से इंकार कर दिया। उधर हासिम कुरैशी लाहौर हवाई अड्डे पर बेरोक टोक घूम रहा था। वो टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहा था, मीडिया वालों से खुले बातचीत कर रहा था। क्या कर रहा था? बातचीत भी कर रहा था। R.K. यादव लिखते हैं कि दूसरा हाईजैकर्स अशरफ कुरैशी विमान के अंदर यात्रियों पर नजर रखे हुए था और भुट्टो के कहने पर सभी यात्रियों को रिहा कर दिया गया। उन्हें लाहौर के 5 सितारा होटल में रखा गया। 2 दिन बाद उन्हें सड़क मार्ग से हुसैनी वाला बॉर्डर से भारत भेजा गया। 2 फरवरी की रात 8 बजे उस विमान को सभी लोगों के सामने विस्फोटकों से उड़ा दिया गया। बाद में इस बात की पुष्टि हुई कि विमान को ISI के लोगों ने उड़ाया था। जेल से रिहाई के बाद हासिम कुरैशी ने इस बात को माना कि पाकिस्तान सरकार ने शुरू में इन हाईजैकर्स को राजनीतिक शरण दी थी। भुट्टो ने इस हाईजैकिंग की एक बार भी आलोचना नहीं की और जिससे भारत में इस दावे को बल मिला कि इस हाईजैकिंग के पीछे पाकिस्तान का हाथ था और इसके बारे में भुट्टो को पूरी जानकारी थी।
पाकिस्तानी विमानों के भारतीय वायु क्षेत्र से उड़ने पर रोक। उधर शेख मुजीब ढाका में कह रहे थे कि ये हाईजैकिंग पाकिस्तान ने करवाई ताकि पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे संकट से उस सबका ध्यान खींचा जा सके और सत्ता हस्तांतरण में देरी की जा सके। और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि भारत का रूप क्या होगा। अनुसार नंद कुमार और संदीप साकेत लिखते हैं कि पीएमओ में बैठी इंदिरा गांधी ने काओ से पूछा कि आपकी क्या राय है। काओ का जवाब था कि जब इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जाने वाले किसी उड़ान को भारत की जमीन के ऊपर से उड़ने की अनुमति नहीं देगी। देखिए, ये पाकिस्तान हिस्सा है, इसकी ये भी पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, तो इसी की बात हो रही है। और हाईजैक की बात पाकिस्तान के अखबारों में खबर छपी कि हासिम रॉ के लिए काम कर रहे थे। इस बात की रॉ ने कभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि इस फैसले से भारत को बहुत लाभ पहुंचा। जो मेहमान पश्चिमी पाकिस्तान भर कर 3 या 4 घंटे में ढाका पहुंच सकते थे, उन्हें श्रीलंका होते हुए ईंधन भरवा कर ढाका जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे यात्रा का समय तो बढ़ा, खर्चा भी बहुत बढ़ गया। हवाई मार्ग से पाकिस्तानी सेना का पूर्वी पाकिस्तान पहुंचना बहुत धीमा हो गया और इसका असर 11 महीने बाद युद्ध पर भी पड़ा। रॉ के अतिरिक्त सचिव रहे बी रमन ने अपनी किताब द काओ वायज ऑफ RNW में लिखा है कि पाकिस्तानी विमानों को बैन करने के इंदिरा गांधी के फैसले ने आखिरकार 1971 की लड़ाई में भारत की जीत का रास्ता सुनिश्चित किया। जब पाकिस्तानी विमानों ने श्रीलंका के रास्ते पूर्वी पाकिस्तान जाने की कोशिश की तो इंदिरा गांधी ने श्रीलंका की सरकार पर दबाव डाला और वो पाकिस्तान को ईंधन भरने की अनुमति ना दें। इसकी वजह से पाकिस्तान की पूरी पाकिस्तान रसद और कुमुद भेजने की क्षमता को बहुत गहरा धक्का लगा। हासिम और अशरफ की गिरफ्तारी। गैरी वॉल्श ने अपनी किताब द ब्लड टेलीग्राम में लिखा, याह खान ने भारत पर इल्जाम लगाया कि उसने अपने ही विमान को हाईजैक करवाया था ताकि उसे पाकिस्तानी विमानों को अपने क्षेत्र के ऊपर उड़ने से रोकने का बहाना मिल जाए। और अप्रैल तक हासिम और अशरफ को पाकिस्तान में हीरो की तरह इज्जत दी गई और लेकिन फिर हासिम और अशरफ को मरी में गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में हासिम कुरैशी अशरफ कुरैशी पर भारत की खुफिया एजेंसी के लिए काम करने के लिए एक विशेष अदालत में मुकदमा भी चलाया गया और अशरफ तो रिहा कर दिया गया, लेकिन हासिम कुरैशी को 19 साल की सजा सुनाई गई। अशरफ ने पाकिस्तान की अलग अलग जेलों अटक, साहिवाल, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान में 9 साल काटे। 1980 में उन्हें रिहा कर दिया गया। रॉ प्रमुख दुलत से हासिम की मुलाकात। पाकिस्तान से वो हॉलैंड चले गए। रॉ के पूर्व प्रमुख AL दुलत अपनी किताब कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स में लिखते हैं कि 1983 में हासिम ने एक बार फिर मकबूल भट्ट की रिहाई के लिए भारतीय विमान की हाईजैकिंग की योजना बनाई। ISI ने उसे एक पासपोर्ट दिया जिसकी बदौलत वो लंदन जाकर JKLF के तत्कालीन प्रमुख अमानुल्लाह खां से मिला, लेकिन इस योजना को अमल में नहीं लाया जा सका। मेरे रॉ के प्रमुख रहे हासिम कुरैशी ने मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की थी। वो हॉलैंड में मुझसे नहीं मिलना चाह रहा था क्योंकि वो वहाँ खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था, इसलिए हम एक तीसरे देश में मिले जहां उसने इच्छा प्रकट की वो भारत वापस आना चाहता। दिलचस्प बात ये थी कि जब हासिम से मेरा संपर्क हुआ, हॉलैंड में रॉ का व्यक्ति रविंद्र सिंह था। ये वही रॉ अफसर था जो 2004 में ये पता चलने के बाद वो CIA के लिए काम कर रहा था, भारत से अमेरिका डिफेक्ट कर गया था। भारत लौटते ही गिरफ्तारी। दुलत ने हासिम से पूछा कि वो भारत क्यों लौटना चाहता है, यहाँ उसकी क्या भूमिका होगी। हासिम का जवाब था कि कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होने के बाद वो अपने के लिए वहाँ कोई ना कोई भूमिका ढूंढ लेगा। आखिरकार 29 दिसंबर सन 2000 को हासिम ने दिल्ली में लैंड किया। उतरते ही उसको खुफिया खिलाफ लुक आउट वारंट के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया और हासिम ने 15 दिन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बिताए। फिर उसे श्रीनगर ले जाया गया, वहां उसे करीब 1 साल तक ज्वाइंट इंटरोगेशन सेंटर में रखा गया। नवंबर 2001 में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। हासिम के 2 बेटे 2 बेटियां, उनकी एक बेटी की शादी दुबई में हुई है। दौलत लिखते हैं कि मुझे उसकी बेटी की शादी में बुलाया गया था, मैं उसके बेटे जुनैद की शादी में भी गया था। मैंने हासिम से पूछा कि मैं रॉ का पूर्व प्रमुख हूँ, क्या मुझे शादी में आना चाहिए, इससे तुम्हारे लिए कश्मीर में मुश्किलें तो नहीं खड़ी हो जाएंगी। हासिम ने हंसते हुए कहा, उनको कहने दीजिए मैं आपका एजेंट हूँ। हासिम कुरैशी अभी भी श्रीनगर में रहते हैं। वो कश्मीर के कई अखबारों में लेख लिखते हैं। उन्होंने अब तक कश्मीर पर 5 किताबें भी लिखी हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये कहानी है देश के पहले विमान हाईजैक की।